अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। आजकल आप लोगों की क्लास जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही, क्या वजह है? सर पता नहीं। रमजान में तकरीबन स्टूडेंट ज्यादा क्लास में आ जाते थे, अब तो 20 स्टूडेंट आप लोगों के आए हुए हैं क्लास में, 9 स्टूडेंट एब्सेंट है। अफाक अहमद, यस सर। अफाक कैसर, यस सर। अहमद जलाल, प्रेजेंट सर। अलीशा नाज, अलीशा नाज, आमना नजीर, यस सर। अफसा, अज़का, अज़का, ईमान नईम, प्रेजेंट। फिजा नईम, प्रेजेंट सर। रोफरा बतूल, यस सर। हसन सईद, सॉरी Yes, sir. हसनैन सईद, Yes, sir. ईशा शाहिद, ईशा शाहिद, फिजा फातिमा, यस सर। काशिफ खान, काशिफ खान, खदीजा परवीन, प्रेजेंट सर। लाइबा हफीज, लाइबा हफीज, मलाइका खान, प्रेजेंट सर। मरियम लियाकत, मरियम लियाकत, मरियम अकमल, मरियम अकमल, मोहम्मद औरंगजेब, जी सर प्रेजेंट। निमरा कजाफी, निमरा कजाफी, नमान मुनव्वर, जी सर प्रेजेंट। नूर सरोश, नूर सरोश, राबिहा बख्तियार, राबिहा बख्तियार, रबिया महम, यस सर। सर सिदरातुल लाइबा मुंतहा, हफीज प्रेजेंट। सिदरातुल सर मुंतहा, प्रेजेंट। सुभान बाबर, प्रेजेंट सर। सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा जबीन, यूसुफ अली। यस सर प्रेजेंट। क्या बहुत स्टूडेंट नाम सुन जो अटेंडेंस के वक्त गैर हाजिर थे, अगर अब प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अलीशा नाज, जी सर प्रेजेंट। अज़का, ईशा शाहिद, काशिफ खान,
लाइबा हाफिज, Yes, sir. मरियम लियाकत, मरियम अकमल, निमरा कजाती, नूर सरोश, Present, sir. राबिहा बख्तियार, सैयदा फातिमा जबीन। सबसे पहले आज की क्लास एक्टिविटी। नोमान मुनव्वर, Yes, sir. नोमान ये बताओ कि क्या एडिशन करना शुरू हो गए हो नोमान? जी सर। कुछ सल्यूट सॉल्वेंट में सल्यूबल होते हैं, कुछ सल्यूट सॉल्वेंट में सल्यूबल नहीं होते। जो सल्यूबल होते हैं उनको हम स्पेसिफिक नाम से शो करते हैं, क्लास से शो करते हैं, और जो सल्यूबल नहीं होते उनको सेपरेट क्लास से शो करते हैं। वो कौन कौन सी क्लास? सर जो सॉल्युबल होते हैं उनको हम जो है सर ये बताना कि कौन कौन सी क्लास से शो करते हैं। कमाल है, 2 ही क्लास होती हैं, 2 में से और कितनी क्लास? बल्कि 3। सर एक को होमोजीनियस और एक को हेट्रोजीनियस। नहीं नमान, वो तो फेज की बेस पर है, ये मैं सल्यूबिलिटी की बेस पर पूछ रहा हूँ। सर जी सॉल्युबल मिसिबल और मिसिबल और तो कौन इमिसिबल सर, और क्या सर है? एक पार्शियल मिसिबल होते हैं। तो उनका बताओ ना कि किसका कौन सा नाम है। सर जो कम्प्लीटली सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए उसे हम सर मिसिबल कहते हैं सॉल्यूशन। जो पार्शली सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हुए उसे हम पार्शली मिसिबल कहते हैं। और जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हो हम उसको इमिसिबल कहते हैं। ठीक है मुनव्वर। थैंक यू सर। इसके बाद नेक्स्ट है राबिहा बख्तियार। राबिया बख्तियार, राबिया आपने ये बताना है कि क्यों कुछ सल्यूट सॉल्वेंट में सल्यूबल हो जाते हैं, और वो क्या रीजन है जिसकी वजह से कुछ सल्यूट सॉल्वेंट में सल्यूबल नहीं होते हैं। जी राबिहा। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो अब बताना है ना कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा होती है। जी राबिहा। सर सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन कम होती है तो ज्यादा कौन सी तो होती है? सल्यूट राबिहा, ज्यादा कौन सी अट्रैक्शन होती है? सर सॉल्वेंट 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 की ज्यादा हो और सल्यूट सल्यूट की फिर कम हो। सर सल्यूट अट्रैक्शन और सॉल्वेंट अट्रैक्शन। चलो राबिहा बख्श सही मान लेते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो है मलाइका खान। मलाइका खान। मलाइका खान की अटेंडेंस हुई है जी। मलाइका खान। मलाइका खान ये बताएं कि किस कंडीशन में सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक शो करेगा प्रोसेस को, और किस कंडीशन में एंडोथर्मिक शो करेगा। मलाइका खान। मलाइका खान यस आप सर। जी ये बताएं कि कौन सी कंडीशन है जिसमें जिस वक्त सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सर वो मुझे एंडोथर्मिक सीधा होगा। रही हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एंडोथर्मिक सॉल्यूशन कौन सा होगा और एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन कौन सा होगा। सर एंडोथर्मिक वो है ना जिसमें रिएक्शन इन सर 1 सेकंड। एंडोथर्मिक जी जी सर एक बता दो। जो भी सर आता है सब एंडोथर्मिक बता दो। वो है ना जिसमें एनर्जी वो जिसमें रिएक्टेंट अब्जॉर्ब हीट एनर्जी, जिसमें वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंडोथर्मिक में। मलाइका, जब मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जिस वक्त हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनता है, सिर्फ इंट्रैक्शंस जो हैं वो चेंज होती हैं, इसके अलावा इसमें और कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। मलाइका आपका आंसर ठीक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है एमन जलाल। जी सर। एमन जलाल ये बताएं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर में क्या फ़र्क है। सर जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है ना वो कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 फेजेस, और जो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होता है ऑन अ माइक्रोस्कोपिक स्केल में वो इजीली शो हो जाता है। जो होमोजेनस मिक्सचर होता है ना वो सिर्फ एक सिंगल फेज होता है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। ठीक है मैम, आपका आंसर ठीक है, आपके 10 में से 10 ही नंबर है ये। थैंक यू सर। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट सैयदा फातिमा जबीर। सैयदा फातिमा जबीर प्रेजेंट है, एब्सेंट है। सिदरतुल मुंतहा। यस सर। सिदरा ये बताएं कि जिस वक्त हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइप्स पढ़ी थी कि जिसमें सल्यूट जो है वो सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, गैस होना चाहिए। इसी तरह सॉल्वेंट जो है वो भी सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, गैस होना चाहिए। इनमें से मोस्टली कौन सी टाइप है जिसको हम स्टडी करते हैं। सर लास्ट से दोबारा बताइएगा, इनमें से कौन सी टाइप। जिसमें कौन सा फेज सल्यूट और सॉल्वेंट का है जिसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सर हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो है सर सल्यूट इनटू सॉल्वेंट। सर मतलब जिसमें हम लोग सॉलिड लिक्विड में ऐड करते हैं। बस सर वो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं सॉलिड इनटू लिक्विड।
चलो सिद्रा। सर क्योंकि उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती है तो वो इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं, जिसके से हमारे पास इजीली सॉल्यूशन भी बन जाता है, इसलिए हम मोस्टली वो सिद्रा यूज मैंने करते हैं। आपको दो बताई थी कि सल्यूट जो है उसको सॉलिड फेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ केस में जो है सल्यूट को लिक्विड फेज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फेज में ही होता है। ये दो टाइप्स हैं जिनको हम मोस्टली इस्तेमाल करेंगे यस सॉल्यूशन बनाने के दौरान। क्या सॉलिड इनटू लिक्विड सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज करते हैं। बाद में सल्यूट लिक्विड लिक्विड भी इस्तेमाल करते हैं, ये दो मैंने बताई थी। ठीक है सिद्रा, सर एक बता एक दी। बता दी है, एक रह गई है, तो हाफ नंबर। इसके बाद लास्ट स्टूडेंट से लास्ट ही क्वेश्चन, और लास्ट स्टूडेंट कौन है? निमरा कज़ाफी। निमरा कज़ाफी सर वो एब्सेंट है आज। वो एब्सेंट है। इसके बाद अज़का, सॉरी अक्सा, अक्सा अक्सा प्रेजेंट है जी। अक्सा, जी सर। अक्सा ये बताना है, जिस वक्त हम सॉलिड सल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में इस्तेमाल करके सॉल्यूशन बनाते हैं, उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी या लिक्विड सल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो, सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में हो, दोनों को मिक्स करेंगे एक सॉल्यूशन बनेगा, और दूसरा सॉल्यूशन बनेगा जिस वक्त आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो भी लिक्विड फेज में हो और सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड फेज में हो, तो ये सॉल्यूशन नंबर 2 बनेगा। इन दोनों सॉल्यूशन में से एंट्रोपी किस सॉल्यूशन की ज्यादा होगी? सर सेकंड वाले की। अक्सर फर्स्ट वाले की ज्यादा होती है। आपका आंसर गलत है। जी अम्मा नहीं। सर आंसर ही बताना था, आपने बता दिया। चलें, आज की क्लास एक्टिविटी मुकम्मल हुई है, इसके बाद हम लेक्चर शुरू करते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना है, अब जो आपने लास्ट स्लाइड पढ़ाई थी उसमें एक स्लाइड में ना एक वो था पॉइंट कि दिस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है? इस स्लाइड में सर वो जिसमें पॉइंट्स थे काफी ज्यादा। नहीं ये वाली नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली है, थर्ड पॉइंट। ये है कि सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान सिर्फ इंट्रैक्शन होती है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो इनके दरमियान जस्ट इंट्रैक्शंस होती है, कोई भी नया बॉन्ड नहीं बनता है। अगर बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब है तो जो रिएक्टेंट स्पीशी है सल्यूट जो है उसने रिएक्शन करके किसी और चीज में कन्वर्ट हो चुकी है, तो वो तो सॉल्यूशन नहीं होगा, वो तो केमिकल रिएक्शन होगा। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का क्या मतलब होगा? डिसोल्यूशन का मतलब ये होगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, वो फिर केमिकल रिएक्शन होगा। अगर सल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिलकर कोई और स्पीशी बना देती है तो उस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन होगा, जिसके जरिए आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है,
तो वो सॉल्यूशन हम उसको नहीं कहेंगे, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। सॉल्यूशन But सर में आपने इसमें तो इन्वॉल्व किया हुआ है ना कि डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, मतलब आपने तो ये लिखा हुआ है ना। हाँ, तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ये लिखा हुआ है कि जब भी सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो जिस वक्त सॉल्यूशन बनेगा तो उनके दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगी। पहले वाली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो मिनिमम या खत्म होगी और न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो जनरेट होंगी। केमिकल बॉन्ड का मतलब है कि एक स्पीशी जो है वो टोटली किसी और स्पीशी में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन सॉल्यूशन जिस वक्त बनाते हैं तो उस कंडीशन में वो किसी और स्पीशी में कन्वर्ट नहीं होती है। जी गफरा। सर ये पूछना था, वाइवा के मार्क्स कब तक लगाएंगे? सारी क्लास मुझसे पूछती रहती है। कोशिश करूंगा क्योंकि आज एक नाइट्रोजन गैस सिलेंडर लेने के लिए जाना है, क्योंकि वो जरूरी काम है। अगर उधर से मैं जल्दी आ गया तो फिर आज ही नंबर जो है आप लोगों के अपलोड हो जाएंगे, नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। सर लीनियंसी के साथ लगाइएगा। नहीं, अपनी तरफ से मैंने ज्यादा सख्ती नहीं की है, ना ही इतने, ये कह लो कि नॉर्मल ही है, इतने यानी कि वो नहीं है। थैंक यू सो मच सर। सर उसमें आपने एक स्टिचियोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, उसका क्या आंसर है? और इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करके एक स्पीशी का गिवन नंबर ऑफ मोल से दूसरे स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में, और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी किया था, जिसमें रिएक्टेंट स्पीशी का मैस गिवन था। मैस से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं और उन नंबर ऑफ मोल से, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं कंपेयरिंग के जरिए। सर वो आइडियल कैसे इक्वेशन के थ्रू? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो सर आपने इसका नाम तो नहीं ना बताया था। नहीं, स्टिकियोमेट्री का टॉपिक ही है, नाम नहीं है। चलिए सर इसको एक्सक्लूड कर दीजिएगा, बाकी नंबर दे दीजिएगा। ये देखें, मैंने आप लोगों की जो मेरे ख्याल में स्लाइड यही है, टॉपिक कंप्लीट टॉपिक है, और उसमें हमने ये किया भी था और साथ में इसके न्यूमेरिकल जो है वो भी किए थे इसके। और उसमें जो है मेरे ख्याल में अमोनिया गैस की सिंथेसिस का जो न्यूमेरिकल था जो हमने किया था उसके यस। एक्सक्यूज मी सर। जी गफरा। सर आपने टोटल कितने क्विज़ेस लेने हैं? ये टोटल असेसमेंट जो है वो 10 करनी है, चाहे असाइनमेंट ज्यादा कर लेते हैं, क्विज कम कर लेते हैं। सर हमारी 3 असाइनमेंट्स हो गई हैं और अभी तक 2 क्विज़ेस हुए हैं। असाइनमेंट 3 हुई हैं? हाँ जी सर, अभी तक 3 हुई हैं। नहीं 3 हुई। 3 और 2 क्विज 5 हो गए और एक हाँ जी। एक्टिविटी 6 हो गई, तो हाँ जी, आज एक लास्ट। असाइनमेंट एक और मिल जाएगी ना? ठीक है सर, लेकिन सर हमें कम असाइनमेंट दीजिएगा, जिस तरह आपने क्यों? अभी लास्ट वाली दी है ना, सिर्फ 7 न्यूमेरिकल से। सर हमें बाकी सब्जेक्ट्स का बहुत ज्यादा काम मिल रहा है और हमारी प्रेजेंटेशन भी है। चले मैं कम ही दूंगा। ठीक है सर। सर वो एक असाइनमेंट आपको कहा था मिड टर्म्स से पहले, सर वो जो मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह डिटरमाइन करता है, लाइक वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, तो आपने कहा था उसकी मैं एक असाइनमेंट दे दूंगा ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। हाँ, ये चीज इस चैप्टर में आएगी। ये जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये चीज जो है ये इसमें भी शामिल होंगी अभी जो असाइनमेंट देनी है। सर एक बात बताइएगा, आपने क्लास अभी नाम लिया, वो आपने कौन सी कंसीडर की है? सॉरी, आपने कहा है ना कि हमारी, मैंने बताया कि 3 असाइनमेंट्स हो गई हैं, 2 क्विज़ेस, और आपने कहा एक क्लास एक्टिविटी भी हुई है। वो ये वाले जो क्लास में जो आप लोगों से जो क्वेश्चन करता हूँ। ओके ओके ठीक है सर। जी एक्सक्यूज मी सर। जी नौमान। सर स्लाइड नंबर 5 में टेबल है सर, वहां से क्वेश्चन पूछना था। ये पूछे ये सर, इसका जो सेकंड लास्ट है, सोल्यूट है सॉलिड और सॉल्वेंट है लिक्विड।
सर सॉल्यूट माइनर कंपोनेंट है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड मेजर कंपोनेंट है। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन सर लिक्विड फॉर्म में नहीं बनेगा सर, क्योंकि सॉलिड तो माइनर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट वाला नहीं बनता। ये कैसे वाली जो सर? चीज है, जी सर इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। ये जो सॉलिड बना है सर। आप लोगों ने ये सीमेंट वाला सिस्टम देखा है जो कंस्ट्रक्शन का हम काम करते हैं? जी सर। रेत में हम पानी डालते हैं, बिल्कुल सर। इसी तरह है ना। तो ऐसे ही सर। रेत जो है, सॉरी, ये जो सीमेंट या जो भी आप लोग बनाते हो, वो जो है सॉलिड फेज में होता है, पानी जो है वो लिक्विड फेज में होता है। जी सर। ऐड करने के बाद कुछ देर बाद आप लोगों के पास जो रिजल्ट हासिल होता है वो सॉलिड फेज में हासिल होता है। यस इसी सर। तरह है ना, इसी बिल्कुल तरह ही सेम ही यहाँ पर ये केस है सर। ये कि आप लोग मरकरी जो है वो ये कह लो कि लिक्विड मटेरियल है, लेकिन लिक्विड इसमें इसकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसमें अगर हम मेटल ऐड करते हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, ओके सर। और उसकी वजह से ये जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इनको मोस्टली जो है हम इस तरह के जो मटेरियल हैं जिसमें हम ये जो खिलौने वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है सर। इसके बाद आज नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है वो है कि जब भी आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो और जिस वक्त सल्यूट सॉल्वेंट में सल्यूबल हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कहते हैं, जिसमें सल्यूट सॉल्वेंट में सल्यूबल हो जाता है। और अगर आप लोगों के पास यही सल्यूट सॉरी सॉल्वेंट जो है वो वाटर होता है तो इसी प्रोसेस को हम हाइड्रेशन का नाम देते हैं। और इसमें सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल को इस तरह सराउंड करता है जिस तरह हमने लास्ट टाइम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ये वाली स्टडी की थी कि जिसमें एक मालिक्यूल जो है वो सल्यूट का होता है और सॉल्वेंट के ज्यादा मालिक्यूल इसको इंट्रैक्ट कर लेते हैं हर डायरेक्शन से। और इनकी आपस में जो इंट्रैक्शन सल्यूट सल्यूट के दरमियान होती है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के दरमियान जो होती है वो मिनिमम या ख़त्म हो जाती है, और सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जनरेट हो जाती है। और ये जिस वक्त सारे के सारे मालिक्यूल या आयन सल्यूट के सॉल्वेंट के साथ इस तरह घिर जाते हैं तो इस कंडीशन को हम हाइड्रेशन सॉरी सॉल्वेशन कहते हैं। और अगर यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो वाटर हो तो उसको हम हाइड्रेशन का नाम देते हैं। अगर वाटर है तो उस कंडीशन में हाइड्रेशन, और अगर जनरल नाम यूज करते हैं तो उस कंडीशन में इसको हम सॉल्वेशन का नाम देते हैं। और अगर हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो मेथनॉल है तो उसको हम मेथनोएशन कहते हैं। इसी तरह अगर कोई और सॉल्वेंट है तो उसके नाम से मोस्टली जो हम जनरली जो आम तौर पर हम नाम यूज करते हैं वो ये सॉल्वेशन का नाम यूज करते हैं। और हाइड्रेशन इसलिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम मोस्टली सोल्यूशन वाटर के अंदर ही बनाते हैं। इसी वजह से हम उन सोल्यूशन को जिसमें सॉल्वेंट के तौर पर हमने वाटर को यूज़ किया है और इसके साथ किसी भी सल्यूट को उसमें डिज़ाल्व किया है, डिज़ाल्व करने के बाद सल्यूट सॉल्वेंट में जिस वक्त मुकम्मल तौर पर सल्यूबल हो चुका है तो उसको हम सॉल्वेशन का नाम भी कह सकते हैं और हाइड्रेशन का नाम भी दे सकते हैं। और अगर हम सिर्फ कहें कि इसका स्पेसिफिक नाम बताएं कि सल्यूट को वाटर में डिज़ाल्व किया है, डिज़ाल्व करने पर जो सोल्यूशन बना है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका स्पेसिफिक नाम जो है वो हाइड्रेशन, और जर्नल नाम इस प्रोसेस का जो है वो सॉल्वेशन है। सॉल्वेशन हर सॉल्वेंट का सल्यूट को अंदर अपने अंदर डिज़ाल्व करने के प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कहते हैं।
अब जब भी ये मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी होती है, सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी होती है, और जिस वक्त सोल्यूशन बनता है तो उस कंडीशन में सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी जनरेट होती है। और ये 3 टाइप की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है उसके अंदर एनर्जी जो है, हीट जो है, उसमें भी चेंजिंग हासिल होती है, क्योंकि सल्यूट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए आप लोग एनर्जी सप्लाई करते हो। इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी चेंज हुई है, इसका मतलब है कि उसकी इंथैल्पी जो है वो चेंज हुई है। इसी तरह सल्यूट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो भी चेंज होती है, जिसकी वजह से उसकी इंथैल्पी की वैल्यू जो है वो भी चेंज होती है। इसी तरह सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो जनरेट होती है, और ओवरऑल रिजल्ट जो है सॉल्यूशन का वो इन तीनों इंथैल्पी या एनर्जी का चेंज का सम को हम सॉल्यूशन की इंथैल्पी चेंज कहते हैं। डेल्टा H1 जो है वो सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कम या ख़त्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से जो सॉल्वेंट के दरमियान इंथैल्पी चेंज हासिल हुई है उसको हम डेल्टा H1 से इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरह सल्यूट के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मौजूद थी उनको ख़त्म या कम करने के लिए जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की है और उसकी वजह से जो इंथैल्पी चेंज हुई है सल्यूट मॉलिक्यूल की, उसको हम डेल्टा H2 से इंडिकेट कर रहे हैं। इसके साथ सॉल्वेंट और सल्यूट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से जो इंथैल्पी चेंज हुई है उसको हम डेल्टा H3 से इंडिकेट कर रहे हैं। अब सॉल्वेंट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कम या ख़त्म करने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और इस कंडीशन में हमारे पास डेल्टा H1 की वैल्यू हमेशा प्लस फॉर्म में हासिल होगी, क्योंकि हम इसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो सल्यूट है उनकी एनर्जी जो है वो सॉल्वेंट जो है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। इसी तरह जिस वक्त हम सल्यूट के दरमियान से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कम या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में भी हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक कहलाता है, और इस कंडीशन में भी सल्यूट की इंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में होगी। लेकिन जिस वक्त सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होती है तो उस कंडीशन में वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसका मतलब है कि डेल्टा H3 की वैल्यू आप लोगों के पास नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी। अगर इन तीनों का सम हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में हासिल होता है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और जिस वक्त सॉल्यूशन एनर्जी को रिलीज करेगा इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक है। और अगर ये हो कि H3 की वैल्यू कम हो और इन दोनों की वैल्यू ज्यादा हो, यानी कि प्लस वैल्यू ज्यादा हो और नेगेटिव वैल्यू कम हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्लस फॉर्म में इंथैल्पी चेंज हासिल होगी। प्लस फॉर्म का मतलब है कि आप लोग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करोगे, और सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब है कि प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक नहीं। और इस एनर्जी, ये जो आप लोग सम निकालते हो, इसके रिजल्ट की बेस पर आप लोग बताते हो कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, क्योंकि नट अगर एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से सराउंडिंग में तो उस कंडीशन में वो एक्सोथर्मिक होगा, और अगर नेट रिजल्ट जो है
सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जर्व करता है तो उस कंडीशन में एंडोथर्मिक होगा, और उसकी बेस पर ही हम बताते हैं कि प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ये आप लोगों को पिक्चर की फॉर्म में शो किया हुआ है कि किस वक्त आप लोगों के पास रिएक्शन जो है, सॉल्यूशन जो बनेगा वो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। जिस तरह हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि जिस वक्त रिएक्शन होता है, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, इसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। इसी तरह यहाँ पर भी अगर सल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो और जिस वक्त ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट होती है, तो सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने के बाद इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। इस सॉल्वेंट और सल्यूट की एनर्जी से सॉल्यूशन की एनर्जी कम है, तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी डिफरेंस हासिल हुआ है वो सिस्टम ने सराउंडिंग में एनर्जी को रिलीज किया है, और एनर्जी को रिलीज करने का मतलब है कि ये प्रोसेस जो है, ये सॉल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक है। और अगर ये केस हो कि सल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी कम हो और सॉल्यूशन की एनर्जी ज़्यादा हासिल हो, तो उस केस में सॉल्यूशन जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, और जिस केस में सॉल्यूशन एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, इसका मतलब है कि ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट है कि जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, पहले भी बताया था कि जब भी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में रैंडमनेस ज्यादा होती है, और रैंडमनेस को हम एंट्रोपी का नाम देते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 9 में स्टडी किया था। इसका मतलब है कि जब भी सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, इसका मतलब है कि सल्यूट के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उसको हम खत्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। इसका मतलब है मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस ज्यादा हो रही है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जितना मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अवे होगा, इसका मतलब है कि उनमें डिसऑर्डर जो है वो उतना ही ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, रैंडमनेस जो है वो उतनी ही ज्यादा जनरेट होगी। जिस तरह हमने पढ़ा था कि जिस वक्त हम स्पीशी को सॉलिड से गैस में, गैस या सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिकली हम उनके दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को कम या ख़त्म करते हैं, और उनके दरमियान स्पेस जो है वो ज़्यादा जनरेट होती है। और जितनी ज़्यादा स्पेस जनरेट होती है या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होती है, उतनी ही मॉलिक्यूल की अपनी मर्जी से काम करने की सलाहियत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और जिस वक्त मॉलिक्यूल की अपनी मर्जी से काम करेगा, इसका मतलब है कि रैंडमनेस ज़्यादा हो गई है। अब जिस तरह मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोगों को ये सिलेबस है और आप लोगों ने इसको तैयार करना है, लेकिन आप लोग अपनी मर्जी से काम शुरू कर देते हो, जो हमने पढ़े टॉपिक नहीं है वो भी पढ़ना शुरू कर देते हो, तो इसका मतलब है कि रैंडमनेस हो रही है, और उस रैंडमनेस की वजह से नुकसान होता है। क्या आप लोगों का जो पेपर है कि वो तो उसमें से ही होगा जो सिलेबस आप लोगों का होगा, दूसरे सिलेबस में से तो नहीं होगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमने नहीं करना, इससे ज्यादा दूसरी चीज करनी है, इसका मतलब है कि जी अफाक सर एक्चुअली मैं सर अगर एक सल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, उसमें एंट्रोपी आपने कहा था ज्यादा होती है। कुछ सॉल्वेंट है ऐसे एज अ सल्यूट के जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाए, उनकी रैंडमनेस ज्यादा हो जाए ऐड करने से। कुछ सल्यूट हैं ऐसे जिनकी रैंडमनेस ज्यादा हो जाए ऐड करने से? या सर रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाए सॉल्वेंट में ऐड करने से एज अ सल्यूट? एक्टिविटी
ये आप किस सेंस में बात कर रहे हो? उनकी सर रिएक्शन करने की रिएक्टिविटी? मोस्टली जो सोल्यूट हैं उनकी रिएक्टिविटी सॉल्यूशन फॉर्मेशन में इंक्रीज ही होती है जनरली। ये हर एज के कंपेयर टू लिए नहीं है जी, एज कंपेयर टू सॉलिड। जनरली सोल्यूट की रिएक्टिविटी सॉल्यूशन फेज में इंक्रीज होती है। यस ठीक है, ये हर केस में नहीं है, लेकिन मोस्टली जो केस है वो यही होता है कि जिस वक्त भी आप लोग सोल्यूट को सोल्यूशन बनाते हो तो उस कंडीशन में उनकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। अब ज्यादा किस तरह होती है? क्योंकि आप लोगों के पास पहले ही इंटरेक्शन सोल्यूट के दरमियान थी, उसके बाद अब सॉल्वेंट सोल्यूट के दरमियान भी है और सोल्यूट के दरमियान भी कुछ इंटरेक्शन मौजूद होती है। इसके साथ आप लोग थर्ड स्पीशी को ऐड कर देते हो। थर्ड स्पीशी वो वाली जिसके साथ सोल्यूट ने फिर दोबारा से इंटरेक्शन अलग सा शुरू कर देनी होती है। अब जिस वक्त कंपटीशन आ जाता है तो उस कंडीशन में रिएक्शन उसी वक्त ज्यादा होता है जिस वक्त उनके दरमियान कोलिजन, फिजिबल कोलिजन ज्यादा हो। फिजिबल कोलिजन का मतलब है कि उनके जो एनर्जी बैरियर, आप लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में देखा था ग्राफ में, मैंने आप लोगों को शो भी करवाया था। अगर वो बैरियर हाइट कम होगी, यानी कि रिएक्टेंट जो है अगर बैरियर हाइट कम होगी तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सॉल्वेंट है ये सपोर्ट करता है सोल्यूट को कि सोल्यूट आसानी से दूसरी स्पीशी के साथ इंटरेक्ट या सुटेबल कोलिजन करे, और उसी वजह से सोल्यूट जो है दूसरी स्पीशी के साथ आसानी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट जो है वो फैसिलिटेट करता है कि सोल्यूट सेकंड स्पीशी के साथ रिएक्शन शो करे। और जनरली जो मोस्टली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं उनमें एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज ही होती है। यस ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट दिया हुआ है कि जो आप लोगों ने अभी देखा था कि सॉल्यूशन की एनर्जी जो है वो इक्वल होती है डेल्टा H1 यानी कि सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या इंथैल्पी चेंज जो है प्लस सोल्यूट के दरमियान जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू है प्लस जो सोल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन की वजह से इंथैल्पी की चेंज वैल्यू हासिल होती है, उनका रिजल्ट जो आप लोगों के पास हासिल होता है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि इंथैल्पी जो सॉल्वेंट के दरमियान इंथैल्पी चेंज की वैल्यू है अगर वो लार्ज पॉजिटिव में हो और सोल्यूट की इंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो है वो भी लार्ज पॉजिटिव में आप लोगों के पास हासिल होती है, और सोल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन की वजह से इंथैल्पी चेंज की वैल्यू हासिल होती है तो वो भी लार्ज नेगेटिव वैल्यू हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिजल्ट जो हासिल होता है ज्यादातर स्मॉल पॉजिटिव में या स्मॉल नेगेटिव फॉर्म में आप लोगों के पास रिजल्ट हासिल होगा। अगर स्मॉल पॉजिटिव या स्मॉल नेगेटिव फॉर्म में आप लोगों के पास रिजल्ट हासिल होगा इसका मतलब है कि सॉल्यूशन बन सकता है, कि सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। और अगर ये केस हो कि आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज सॉल्वेंट की जो है वो स्मॉल पॉजिटिव हो, इंथैल्पी चेंज फॉर सोल्यूट जो है वो लार्ज पॉजिटिव हो, और सोल्यूट सॉल्वेंट की इंथैल्पी चेंज जो है वो आप लोगों के पास स्मॉल नेगेटिव में हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिजल्ट जो है वो लार्ज पॉजिटिव में होगा। लार्ज पॉजिटिव का मतलब है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी सोल्यूट सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इतनी अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन ही कर जाए, अगर रिएक्शन हो जाता है तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस कंडीशन में आप लोगों के पास सोल्यूशन नहीं बनेगा।
और अगर आप लोगों के पास इसके इनवर्स हो, यानी कि सल्यूट की इंथैल्पी चेंज जो है वो स्मॉल पॉजिटिव हो और सॉल्वेंट की जो इंथैल्पी चेंज है वो लार्ज पॉजिटिव हो और सल्यूट सॉल्वेंट की इंथैल्पी चेंज जो है वो स्मॉल नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास लार्ज पॉजिटिव वैल्यू सॉल्यूशन की इंथैल्पी चेंज की हासिल होगी। और उसका मतलब भी यही होगा कि आप लोगों के पास सॉल्यूशन नहीं बनेगा, यानी कि सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। इसके इनवर्स अगर आप लोगों के पास ये केस हो कि सॉल्वेंट इंटरेक्शन की जो इंथैल्पी है वो स्मॉल पॉजिटिव में हो, इसके साथ सल्यूट की जो इंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू भी स्मॉल पॉजिटिव में हो और सल्यूट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है उसकी इंथैल्पी की चेंज की वैल्यू जो है वो स्मॉल नेगेटिव में हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्यूशन की इंथैल्पी चेंज जो है वो या तो स्मॉल पॉजिटिव में होगी या स्मॉल नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी। तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन बन सकता है। स्मॉल पॉजिटिव या स्मॉल नेगेटिव का मतलब है कि स्लाइटली अमाउंट रिलीज हो सकती है, स्लाइटली अमाउंट सिस्टम सराउंडिंग से ऑब्जर्व कर सकता है, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन बन सकता है। जी अलीशा। सर अगर हमारे पास है वो लार्ज नेगेटिव हो तब तो कंप्लीटली सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा ना? लार्ज नेगेटिव जी, सर यहाँ लेकिन केस उसका नहीं। वो वाला केस नहीं है, क्योंकि अगर वो करते हैं तो वो तो स्पीड के साथ रिएक्शन होगा और उस कंडीशन में बहुत ज्यादा, जिस तरह ये जो धमाके होते हैं जिसमें नुकसान होता है, जी सर, ये वो वाला केस आ जाता है। ओके सर। और उस कंडीशन में फिर आप लोगों को जो सॉल्यूशन है उसको भी नुकसान होता है। ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद है कि जब भी आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो आप लोगों के पास दो तरह का फेज हासिल हो सकता है कि आप लोगों ने सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया है, उस कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाना शुरू कर देता है और इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन का नाम देते हैं। और ये भी हो सकता है कि जिस वक्त सॉल्वेंट की अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है तो उस कंडीशन में सल्यूट के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाता है और उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट हासिल होता है और उस केस को हम क्रिस्टलाइजेशन का नाम देते हैं। तो जिस वक्त आप लोगों ने सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, डिसॉल्व करने पर सल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से सराउंड किए हैं, सर्कुलेट किए हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने, तो उस कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर सल्यूबल हो चुका है और इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन का नाम देते हैं। लेकिन अगर ये केस हो कि सॉल्यूशन में से ही सल्यूट के साथ कंबाइन होना शुरू कर देता है तो उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन का नाम देते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन यूज नहीं होता, सॉरी उसमें फिर सॉल्वेंट का यूज नहीं होगा क्रिस्टलाइजेशन में। असल में क्रिस्टलाइजेशन इस तरह होती है कि जिस तरह आप लोगों ने वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दिया है कि इनिशियल आप लोगों ने सॉल्वेंट की अमाउंट जो यूज की थी वाटर की वो 100 ml यूज की थी, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट हासिल हो गया है। उसके बाद आप लोग उसको रख देते हो रूम टेम्परेचर पर। अब जिस वक्त आप लोग रख देते हो तो सॉल्वेंट जो है वो इवेपरेट करना शुरू कर देता है, उसकी सरफेस से मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसका मतलब है कि सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और जिस वक्त सॉल्वेंट की अमाउंट कम होगी इसका मतलब है कि सॉल्वेंट के पास इतने मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है जो इस सल्यूट के मॉलिक्यूल को सराउंड कर सकें। अब जिस वक्त सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की ये अमाउंट कम होती जाएगी इसका मतलब है कि सल्यूट के मॉलिक्यूल हैं
वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही सल्यूट के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन को कम या खत्म करते हैं। अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम होना शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब है कि ये वाले आयन जो हैं वो भी आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि सल्यूट के साथ अटैच होना शुरू हो जाएगा, और जिस वक्त सल्यूट के साथ अटैच होगा तो उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और ये आप लोगों का PC2 की जो आप लोग लैब कर रहे हो उसका 10th एक्सपेरिमेंट यही है, जिसमें आप लोग क्रिस्टलाइजेशन के जरिए सल्यूट को प्योर फॉर्म में हासिल करते हो। डिक्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें आप लोग पहले सॉल्यूशन बनाते हो, यानी कि सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो। ऐड करने के बाद सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट करवाते हो, और जिस वक्त सॉल्वेंट को इवेपोरेट करवाते हो तो उसके बाद सल्यूट के साथ अटैच होना शुरू कर देता है, और जिस वक्त सल्यूट के साथ अटैच होगा तो उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन का नाम देते हैं। और वो कंडीशन जिसमें इक्वल अमाउंट से सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा हो और उसी रेट के साथ सल्यूट जो है वो सल्यूट के साथ अटैच होकर सॉलिड प्रोडक्ट बना रहा हो, तो उस कंडीशन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, जिसमें डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस सेम रेट के साथ अकर होता है। उस स्टेज को, उस पोजीशन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है? जी सर, जी क्लियर है। सर। इसके बाद है कि आप लोग जब भी सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो आप लोगों के पास सोल्यूशन जो बनता है उसको हम डिफरेंट नाम देते हैं। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया इसका मतलब है कि सल्यूबिलिटी है, कि सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, इसको हम उसकी सल्यूबिलिटी कहते हैं। और उसकी सल्यूबिलिटी को हम टेम्परेचर या प्रेशर यानी कि डिफरेंट पैरामीटर को चेंज करके कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम सल्यूट की अमाउंट कम यूज करते हैं, जो सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है उसकी अमाउंट कम यूज करते हैं, और उसके बाद सॉल्यूशन जो बनता है उसमें अगर हम मजीद सल्यूट की अमाउंट ऐड करें और वो अमाउंट भी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाती है तो उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जिस तरह आप लोगों ने पहले वाटर लिया है 100 ml, उसमें 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड को ऐड किया है। अब 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड को ऐड करने के बाद वो सॉल्यूशन बन गया है। अब इस सॉल्यूशन में आप लोग 1 ग्राम मजीद सोडियम क्लोराइड और ऐड कर देते हो तो वो भी डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पहले वाला सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड था, तो उसमें मजीद सल्यूट ऐड करने की वजह से सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया है। इसी तरह आप लोग सोडियम क्लोराइड वाटर में ऐड करते जाते हो, ऐड करते जाते हो, एक स्टेज आती है जिस वक्त मजीद सल्यूट जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद कर देता है। उस स्टेज को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जिस वक्त सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद कर देता है उस स्टेज को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, कि मजीद सॉल्यूशन के अंदर अगर आप लोग सल्यूट की अमाउंट ऐड करते हो रूम टेम्परेचर पर तो वो सोल्यूबल नहीं होती है। अगर सॉल्यूशन का आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो उस कंडीशन में सल्यूट जो है वो दोबारा से सॉल्वेंट में सोल्यूबल होना शुरू कर देता है, और आप लोग मजीद फिर दोबारा से सल्यूट की अमाउंट ऐड करते जाते हो टेम्परेचर पर, तो एक स्टेज दोबारा से आप लोगों के पास हासिल होगी जिस वक्त
सल्यूट सॉल्वेंट में जो आप लोगों ने टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है उस पर भी डिजॉल्व नहीं होगी, और उस कंडीशन में हम उस सॉल्यूशन का नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि आप लोगों ने इस सॉल्यूशन को हीट किया है, उसके बाद उसमें आप लोगों ने सल्यूट को ऐड किया है, और ऐड करने पर भी मजीद सल्यूट जो है उसमें डिजॉल्व नहीं हुई है, तो उस सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ये आप लोगों के पास 3 सॉल्यूशन है, एक को सैचुरेटेड, दूसरे को अनसैचुरेटेड और तीसरे को सुपर सैचुरेटेड का नाम देते हैं। अब ये प्रोसेस होता किस तरह है कि आप लोगों ने ये सपोज इसमें आप लोगों ने सॉलिड मटेरियल को ऐड किया है, सल्यूट को आप लोगों ने इसमें सैंपल में ऐड किया है, ऐड करने पर ये मुकम्मल तौर पर स्टोर हो गया। ये आप लोगों के पास अमाउंट इसलिए शो की हुई है क्योंकि आप लोगों के पास इनिशियल ये कंडीशन होती है कि ये आप लोगों के पास सल्यूट इसमें जो भी डिजॉल्व हुआ है उसकी वजह से जो सोल्यूशन बना है उसने अपनी जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड थी वो उसने डिजॉल्व कर ली है। उसके बाद क्योंकि ये नहीं होता आप लोग फौरन से ऐड करो, जिस तरह आप लोगों ने कभी चीनी को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया है? जी सर। जिस वक्त आप लोग वाटर जी के सर। अंदर चीनी की अमाउंट ऐड करते हो, आप लोगों ने ऐड की है तो वो 1 सेकंड में डिजॉल्व हो जाती है या नहीं होती है? नहीं सर, 1 सेकंड में तो नहीं होती। यस सर, टाइम लगता है। टाइम लगता है। इसका मतलब है कि जिस वक्त हम सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व होती है, रैपिडली डिजॉल्व नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि इनिशियल सल्यूट की कुछ अमाउंट जिस वक्त सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है, आप लोगों के पास जो सोल्यूशन बनता है वो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है। उसी वजह से मजीद सल्यूट की अमाउंट आप लोग उसको शेक करते हो या कुछ टाइम देते हो तो वो मजीद अमाउंट जो है वो भी उसमें डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोगों ने इनिशियल चीनी को वाटर में डाला है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इनिशियल जो सोल्यूशन बना है वो अनसैचुरेटेड है, और आप लोग उसको मिक्स करते जाते हो, मिक्स करते जाते हो, करते जाते हो, आप लोगों के पास एक स्टेज आती है जिस पर मजीद सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना बंद कर देता है, और उस कंडीशन में ये स्टेज आप लोगों की सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कहलाती है। क्या आप लोगों के नए रूम टेम्परेचर को इसको अच्छी तरह से शेक भी किया है, हिलाया भी है, और मजीद चीनी जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रही, तो वो स्टेज जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कहलाएगी। अगर आप लोग उसी सॉल्यूशन को जिसमें आप लोगों के पास सल्यूट की कुछ अमाउंट सॉलिड फॉर्म में बच गई है उसको अगर आप लोग हीट करते हो तो जो अमाउंट बची है वो भी डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, और अगर आप लोग और मजीद उसमें चीनी ऐड करोगे तो दोबारा से हीटिंग के बाद भी एक स्टेज आप लोगों के पास हासिल होगी जिस वक्त मजीद सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होंगे, और उस स्टेज को हम सुपर सैचुरेटेड का नाम देते हैं। इसका मतलब है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बहुत ही कम अमाउंट की सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, उससे ज्यादा अमाउंट आप लोग सल्यूट की सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इस्तेमाल करते हो, और सबसे ज्यादा अमाउंट आप लोग सल्यूट की सॉल्वेंट में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते वक्त इस्तेमाल करते हो। अब आप लोगों के पास ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हासिल हो गया जिसमें सारे मॉलिक्यूल सल्यूट के सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गए। अगर आप लोग इसको रख देते हो या इसका टेम्परेचर लो करते हो, अब टेम्परेचर लो करोगे तो इसका मतलब है कि सल्यूट ने फिर दोबारा से सल्यूट के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देनी है, और जिस वक्त सल्यूट के दरमियान इंटरेक्शन शुरू होगी इसका मतलब है कि आप लोगों के पास दोबारा से प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में हासिल होना शुरू हो जाएगा।
और इस दोबारा से सल्यूट के साथ इंटरेक्ट करके सॉलिड प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ये वाले जो आप लोगों के पास इनिशियल 3 स्टेज हैं वो आप लोगों के पास डिसोल्यूशन की स्टेज है, जिसमें आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सल्यूट को अलग-अलग कर रहे हैं। लेकिन ये लास्ट स्टेप जो है जिसमें सल्यूट को साथ कंबाइन होकर सॉलिड प्रोडक्ट बना रहा है, इसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में आप लोगों के पास ये मॉलिक्यूल जो सल्यूट के हैं वो सेम मॉलिक्यूल के साथ ही अटैच होकर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं तो उस कंडीशन में डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, वो सेम मॉलिक्यूल के साथ ही अटैच होकर सॉलिड प्रोडक्ट बनाएंगे। और वहां से आप लोगों के पास जो सॉलिड प्रोडक्ट हासिल होता है उधर से आप लोगों को इंडिकेशन होती है कि आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो प्योर है या इम्प्योर है। आप लोगों के पास सेम कलर के सेम क्रिस्टल हासिल हो रही है या डिफरेंट कलर के डिफरेंट क्रिस्टल हासिल हो रही है। और वहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आप लोगों को प्रोडक्ट जो है वो खालिस हासिल फॉर्म में हासिल हुआ है या जो आप लोगों ने सल्यूट को इस्तेमाल किया है वो इम्प्योर है। ये चीज क्लियर है? जी सर। जी सर। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास टेम्परेचर जो है वो इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा होगा तो आप लोगों के पास ये फेज हासिल होगी कि जिसमें सल्यूट कंप्लीटली सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अगर टेम्परेचर उससे कम कर देते हो तो उसका मतलब है कि ये सल्यूट के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे और उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉलिड प्रोडक्ट यानी कि सल्यूट जो है वो सल्यूट से के साथ अटैच होकर सॉलिड प्रोडक्ट यानी कि क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। इस कंडीशन में इंथैल्पी जो है सॉल्यूशन की वो इंक्रीज हो रही है जिस वक्त सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हासिल हुआ है आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोग इसमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन जिस वक्त रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है यानी कि सल्यूट के साथ कंबाइन होकर सॉलिड प्रोडक्ट बना रहा है तो उस कंडीशन में वो एनर्जी को रिलीज करते हैं और उस कंडीशन में आप लोगों के पास इन सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है? जी सर। सर बस काफी आज इतना ही। जी सर, वो टॉपिक वैसे भी वहीं तक काइंड हो रहा है, फैक्टर्स। चलें नेक्स्ट वीक क्लास में ये कोशिश करेंगे मुकम्मल हो जाए कंप्लीट। ठीक है सर। जी मरियम। मैंने अटेंडेंस के साथ मुझे अटेंडेंस चेक की। अज़का है, ईशा शाहिद, काशिफ खान, मरियम लियाकत, प्रेजेंट सर। मरियम अकमल, प्रेजेंट सर। निमरा कज़ाफ़ी, सैयदा फातिमा जबीन, जी कंप्लीट नेम बताएं। ईशा शाहिद, ओके ईशा आपकी अटेंडेंस हो गई है।
सर मेरी लगा दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो। सर आपने असाइनमेंट नंबर 4 के बारे में बताना था। सॉरी, तो आप लोगों की नेक्स्ट असाइनमेंट जो है सर उसका टाइम थर्सडे तक का रखिएगा माय प्रेजेंटेशन का। 1 मिनट में आप लोगों के सामने कर देता हूँ जो कुछ भी। ये आप लोगों का 13 सेशन है जी सर। या 12वां है? 24 जी सर 12वां? सर 12 सेशन में अभी तक एक लेक्चर अपलोड हुआ है ना। यस सर ये उसी का है। और ठीक है, 12 का है ना। तो आप लोगों की इसमें असाइनमेंट है, और असाइनमेंट जो है असाइनमेंट नंबर 3 है 4 है? सर 4। एक दो तीन चार पाँच छः सात। ये जैसे आप लोगों ने इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है कि ये इसमें सॉल्यूबल होता है या नहीं होता, उसके जैसे आप लोगों ने रीजन दे दी। ये 7 क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सॉल्व करके सबमिट करवाने हैं, और इसकी नेक्स्ट थर्सडे तक डेडलाइन है। यस सर। आज थर्सडे की क्या तारीख बनती है? 27।
रात तक सर 26 बनती है। नहीं सर 27। देख लें, आप ही अपना नुकसान करवाते हो। सॉरी सर। नाम मेरा लगा देते हो। नहीं पहले मैंने ऐसे ही बताया था, अब मैंने कैलेंडर से देख के बताया। चलो ठीक है, 27 तक आप लोगों ने ये सॉल्व करके सबमिट करवाना। ठीक है सर 27 रात तक। जी, 27 रात तक। ओके सर। अब आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।